नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, और हम बात कर रहे हैं कि राहुल अब चुनौती देनी शुरू कर दी है और बीजेपी के पास अब उसका जवाब नहीं मिला है। जी हां, देखिए, एक व्यक्ति जिसे लोग पप्पू कहते थे, जिसे लोग मानते थे कि राजनीति का ये सबसे नकारा व्यक्ति है, मतलब गांधी परिवार का सबसे ये ढोल बच्चा पैदा ले लिया है, इसको कुछ नहीं आता है, अरे ये फालतू है, ये पप्पू है। इस तरीके से इस राहुल गांधी के इमेज को गांव गांव तक पहुंचाया गया और उसी इमेज की वजह से लगातार कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। आप आज भी घर पे बात करिए राहुल को लेकर, हालांकि अब चीज़ें बदली हैं, घर में अब महिलाएं राहुल के साथ दिख जाएंगी। जैसे ही पुरुष कुछ राहुल पे बोलती है, महिलाएं खड़ी हो जाती, करे नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो आदमी इतना दूर पैदल चला है देश के किसी विषय को लेकर, उसके अंदर में पप्पू हो सकता है? उसके अंदर में कुछ क्या समझदारी नहीं है? तो इस यात्रा ने, भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश दुनिया के सामने राहुल की एक अलग छवि बनी है और उस छवि का इस्तेमाल वो जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में देश से लेकर दुनिया के स्तर पर मोदी का के लिए मुश्किल ही खड़े हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं, अडानी और अंबानी को लेकर जो हमलावर थे या फिर संवैधानिक संस्थानों को लेकर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे, अब वो विदेशों में भी इसी अंदाज में दिख रहे हैं। कैम्ब्रिज में जिस अंदाज में उन्होंने भाषण किया है और भाषण में इस देश के मीडिया, इस देश के जुडिशियरी, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरीके से मोदी ने हाईजेक कर लिया है, पूरे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को, जिस अंदाज में राहुल ने अपनी बात रखी है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 56 इंच वाली जो छवि बनाने की कोशिश में पिछले कई वर्षों से मोदी लगे हुए हैं, उनको कामयाबी भी मिली। उसमें एक बड़ा इवेंट कंपनी भी काम करता है, उनके इस कामयाबी को प्रचारित करने में सारी मीडिया भी लगी रहती है, लेकिन मीडिया के सहयोग के नहीं मिलने के बावजूद भी राहुल जिस तरीके से विश्व के पटल पर मोदी को निशाने पर लिया है, ऐसे में चुनाव में जीत हार जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को लेकर एक इमेज बहुत तेजी से बढ़ने लगा है कि ये व्यक्ति सिर्फ संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को ही नहीं ध्वस्त कर रहा है, यहाँ जो लोग अमन पसंद लोग हैं वहाँ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रहे हैं, यहाँ अल्पसंख्यकों का रहना मुश्किल हो रहा है। ये एक छवि को राहुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित करने में कामयाब हो गया है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल और किस अंदाज में कह रहे हैं। And this is in the nature of the BJP and the RSS. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful with us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो फिर भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, उनकी किताब है, उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं।
तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है, if someone is stronger, and the foreign minister of the country is saying it, you imagine he's saying China is stronger than us, so we can't fight with them. Acha, the British were stronger than us, so then we shouldn't not have fought with them. How would we ever get independence? How would we ever get independence if we had followed the BJP's principle and the RSS principle that if they're stronger than us, if they're stronger, then we don't fight them out. We would be still ruled by the British. Right? So at the heart of their idea is cowardice. And that's the lesson for everybody, and including the people in India. As you said, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं इनसे. There's nothing to be scared of. And in fact, the way I look at it, the more they attack me, the better that is for me. Because the more I understand, the more I learn. Right? So this is a fight between courage and cowardice. It's a fight between respect and disrespect. It's a fight between love and hatred. जो मैंने कहा था भारत छोड़ो यात्रा में, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं. And that is the message that I would leave you. As a community in this country, you have done us all very proud. And of course you've done us proud because you've been successful, because you've made a lot of money, you've developed a lot of businesses. But that's not the real reason you made us proud. The real reason you made us proud is because you respect the people you live with, you respect the different cultures, you respect the fact that you're living in England, you listen to their perspective, you embrace their perspective, you tell them about our perspective, and in that way both groups of people improve and do better. So you have shown in your living here, you have shown what an actual Indian person should be doing. Living peacefully, affectionately, with respect, listening to other people, learning from other people, and also, as a result of our history, as a result of our tradition, teaching other people what we know. So I'd like to end by thanking all of you for making our country proud, by shining, by being a shining example of what it means to be Indian, of being respectful, of being loving and affectionate to everybody around. आपने सुना राहुल का अंदाज और चेहरे का तेज जो दिखा रहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी आने वाले समय में मोदी पर हमला उसी अंदाज में होगा. और मोदी की जो इमेज बनाने की कोशिश हुई थी संघ और राष्ट्रवादी और हिंदूवादी ताकतों के द्वारा, वो इमेज कहीं न कहीं अब ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है. इसका प्रभाव 2024 के इलेक्शन पर कितना पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके इस गैर संवैधानिक कृत्य, या यूं कहें कि जिस तरीके से संवैधानिक इंस्टीट्यूशन पर लगातार हमला हो रहा है, उसकी चर्चा जरूर शुरू हो गई है.